गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी और आईटीसी के टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आईटीसी जो कि गवर्नड है सेक्शन 16 टू 21 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो सिंपल टर्म्स में समझें तो जब भी एक रजिस्टर्ड बिजनेस गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है स्ट्रिक्टली बिजनेस यूज के लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस टाइम पे जो जीएसटी हम पे करते हैं उसको हम एज अ क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे 1 लाख के और उस पर 18% जीएसटी लगा, तो 18,000 जीएसटी हमने पे किया जो हमने रॉ मटेरियल खरीदे। फिर जब हमने अपना फाइनल आउटपुट बना के उसको सेल किया तो उस पर कस्टमर से हमने 36,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया। तो जब हमने 36,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया तो हम पूरा का पूरा 36,000 एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे। इसमें से हम 18,000 डिडक्ट कर लेंगे जो कि हमने परचेज के टाइम पे ऑलरेडी पे कर दिया है। तो इससे हमारी जो नेट लाइबिलिटी है वो 18,000 की हुई जिसको हम फाइनली पे करेंगे। तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी को इंश्योर करता है और जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्सेस का कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उसको इंश्योर करता है कि वो ना हो। ये इंश्योर करता है कि जो हमने सिर्फ वैल्यू एडिशन किया है, यानी अगर हमने स्टॉक को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में किया है तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे हम टैक्स को पे करें, ना कि हम बार बार एक ही चीज पे टैक्स पे करें। फिर ये जो आईटीसी है, आईटीसी अवेल करने की कुछ कंडीशंस भी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए। सेकेंडली, जो हमारा सप्लायर है उसने अपना रिटर्न भर के गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो। थर्ड की हमें भी अपना रिटर्न भरना है उस टैक्स को क्लेम करने के लिए। ऑल्सो जो सप्लायर है उसको 180 डेज के अंदर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, वरना हमें आईटीसी रिवर्स करना होगा। और फिर हम रिक्लेम तभी कर पाएंगे जब सप्लायर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। आईटीसी क्लेम करने की वो अगर कभी आईटीसी मिस हो जाती है तो उसको हम 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे अगर हमारा ये वाला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है तो 30 नवंबर 2026 तक हमारे पास ड्यू डेट होती है आईटीसी को क्लेम करने की। या इस साल की एनुअल रिटर्न हम जब फाइल करेंगे तो 30 नवंबर और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों डेट्स में जो भी डेट पहले आ जाएगी वही हमारी लास्ट डेट होगी आईटीसी को क्लेम करने की। और आईटीसी अवेल करने की और भी 2-3 कंडीशंस है कि जो हमने आईटीसी क्लेम किए हैं वो हमारे बिजनेस पर्पसेस के लिए ही होनी चाहिए। पर्सनल एक्सपेंस वाली आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंडली कि हमने गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली में रिसीव की हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉट है जो हमें कुछ कुछ पार्ट्स में मिल रहा है तो हम आईटीसी तब तक क्लेम नहीं कर सकते जब तक हमें वो लास्ट पार्ट रिसीव ना हुआ हो। ऑल्सो हम आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब हम आगे टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज हमने यूज किए हैं, परचेज किए हैं, लेकिन हम आगे एग्जाम सप्लाईज हैं, ऐसी सप्लाईज हम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसे केसेस में भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और हर किसी चीज की हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आईटीसी ब्लॉक है, यानी उस पर टैक्स पे करने के बाद भी हम क्लेम नहीं कर सकते, जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस का, मोटर व्हीकल्स का, क्लब की सर्विसेज का, फूड बेवरेजेस का। सो जो ब्लॉक आईटी से कॉन्सेप्ट है वो हमें डिटेल में खुशी जी बताएंगी। जी। जैसे कि समृद्धि ने बताया कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज भी है लेकिन उस में आईटीसी देयर आर सम जहाँ पे आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट इज गवर्न बाय सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यहाँ पे अगर कोई सर्विसेज हमने ली है जो कि हमने बिजनेस यूज में ही यूज किया है लेकिन उसमें भी हम जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मोटर व्हीकल। अगर किसी कंपनी ने कोई बस खरीदी है, वो 8 सीटर बस है और वो अपने ऑफिस यूज के लिए यूज कर रही है, उसको अपने एम्प्लॉयज को उनके घर तक पहुंचाने के लिए और वहां से लाने के लिए, तो इस केस में उन्होंने भले वो अपने ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर रहे हैं बट उस कंडीशन में आईटीसी उसकी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर 13 सीट से ज्यादा के लिए
परचेस कर रहे हो उस बस को, तो वहां पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे जहाँ पे ये लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा बिजनेस ही यही है कि हम पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। सेकंड इज फूड एंड बेवरेजेस। अगर हम लोगों ने खाना पीना खाया या फिर क्लबिंग की, तो उस केस में हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अपने रेस्टोरेंट बिल्स पे भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड वन इज मेंबरशिप ऑफ क्लब और फिटनेस सेंटर्स। एग्जाम्पल की मिस्टर ए हैं, वो लायंस क्लब में गए और वहां पे जाके उन्होंने मेंबरशिप परचेज की, और उस केस में उन्होंने अपना जीएसटी नंबर भी प्रोवाइड किया, लेकिन इस यहाँ पे वो आईटीसी उसकी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो पर्सनल यूज के लिए अवेल की है। फोर्थ इज ट्रेवल टू एम्प्लॉयज। किसी किसी केस में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रेवल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, वहाँ उनको टिकट्स देता है, लेकिन इस केस में वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की सर्विसेज पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। या जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे रेदर देन उसकी आईटीसी क्लेम करने की जरूरत। सिक्स्थ इज गुड्स लॉस्ट और स्टोलन। अगर हमने कोई मोबाइल फोन खरीदा और अगर वो फोन हमारा चोरी हो गया है, तो इस केस में हम उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट इज कि आईटीसी कब कब अगर हमने क्लेम कर लिया तो उसको रिवर्स करने की कंडीशन मेट कर सकती है। फर्स्ट इज कि अगर हमने किसी सप्लायर से परचेज किया है कोई सामान और 180 डेज के अंदर अगर हमने पेमेंट नहीं की है, तो वहां पे हमें अपनी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ जाएगी और जो भी हमने टैक्स क्लेम किया था उसे दोबारा पे पे करना पड़ेगा। सेकेंड, पर्सनल यूज और बिजनेस यूज के लिए जहाँ पे अगर हमने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज किया है तो वहां पे उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की मेरे पास कोई प्लॉट है और वहां पे मैं उसका रेंट दे रही हूँ, तो उसमें से 20% मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रही हूँ उस प्लॉट को रेजिडेंशियल एरिया में, और 80% अपने बिजनेस यूज के लिए। तो उस रेंट का 80% ही मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, और 20% में मुझे खुद टैक्स पे करना पड़ता है। आगे का टॉपिक है आरसीएम, तो अनुष्का जी आपको बताएंगे। Good afternoon, everyone. I'm going to speak on the topic reverse charge mechanism under GST. Under normal provisions of GST, जो सप्लायर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जीएसटी बायर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। बट कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पे बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है बजाय सप्लायर को देने के। तो ये आरसीएम के बारे में हमें बताता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जो सर्विसेज आरसीएम में कवर होती हैं वो ऐसे हैं। फर्स्ट सर्विस जो आरसीएम में आती है वो है गुड्स एंड टैक्स, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जो जीटीए एजेंसी होती है जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस पे हम जीएसटी आरसीएम में पे करते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को 5% के रेट पे। सेकेंड सर्विसेज स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। जैसे आईपीएल में हम बहुत से कंपनी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं उनको, तो उस केस में जो जीएसटी है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे, ना कि स्पॉन्सरशिप एजेंसी को देने के बजाय। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हम कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो जीएसटी सिर्फ इंडिया में लगता है, तो इसलिए उन गुड्स पे जीएसटी ऑलरेडी लग के नहीं आता है, तो हम उन गुड्स और सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेंगे। नेक्स्ट इज लीगल सर्विसेज। लॉयर्स जो इंडिविजुअल या फर्म ऑफ लॉयर्स है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी रजिस्टर्ड एंटिटी को, तो वो एंटिटी जीएसटी आरसीएम में पे करेगी डायरेक्ट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज रेंट फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रखी है, तो वो पर्सन जीएसटी उस पे पे करेगा आरसीएम में। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जो कैब सर्विसेज रहती हैं, जो उबेर उबेर ऐप पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको उनपे आरसीएम में जीएसटी अप्लाई होता है। और इंश्योरेंस एजेंट के केस में भी आरसीएम अप्लाई होता है। These were some of the services under which we paid tax under a reverse charge mechanism in GST. The objective of introducing RCM was to cover unorganized sector within GST. Thank you.
अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो। सर, आरसीएम पे मेरा एक सवाल था। जी सर। क्या एग्जेम्प्टेड आइटम्स के मूवमेंट पर आरसीएम जमा करना होता है? एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में आरसीएम नहीं देना पड़ता। ओके। एक और सवाल था। अगर किसानों से हम अनाज खरीदते हैं तो क्या उस पे आरसीएम जमा करना पड़ता है? नहीं, एग्रीकल्चर गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं तो उस पे आरसीएम नहीं देना पड़ता। कि उस पे नहीं देना? थैंक यू एवरीवन। Thank you, everyone.